का पोल लेके जवाब देना है। ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आप चूज करने की सोच रहे हैं? अभी तक दिख नहीं रहा। सी ऑप्शन 72% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ये देख लेते हैं पहले। अगर हम बात करें, क्वेश्चन कहता है चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन पढ़ना मतलब 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अगर आपने ठीक से पढ़ लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछा है बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, है ना। मतलब चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स, लिंग की भूमिकाएं होगा, ये यहाँ पे मिस आउट हो गया है ना। लिंग भूमिकाएं जो है, जेंडर रोल्स जो हैं, जो समाज में मेल और फीमेल्स कैसे बिहेव करें, कौन सी एक चीज है जिससे ये चीज ग्रहण नहीं होगी। समझ रहे हो उसको? कान ऐसे खड़े कर लिया करो। अगर एक्सेप्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको घुमा देंगे। क्वेश्चन इजी होगा बट ऐसे पूछेगा, वो कान यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ेगा, तो आपको ध्यान से समझना होगा उस क्वेश्चन को। फिर से पढ़ते हैं। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। यानी समाज में एज अ मेल मेंबर और एज अ फीमेल मेंबर कैसे बिहेव करना है। भाई जेंडर क्या समाज ने दिया है ना, तो कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा हेयर स्टाइल रखना है, क्या कौन सी, ये सारी चीजें कौन सी एक चीज नहीं सिखाती है। नॉट, एक्सेप्ट, सिवाय। सोशलाइजेशन में तो यही होता है ना, सोशलाइजेशन में ही तो हम सीखते हैं ना कि महिलाएं ऐसे बिहेव करेंगी, पुरुष ऐसे बिहेव करेंगे, है ना। मैं अगर ये बोलूं कि मैं बोलती हूं, तो ये जो भाषा है ये कहीं ना कहीं सामाजिकरण और मेरी जेंडर रोल्स से आ गई, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये सोशलाइजेशन, बिल्कुल सोशलाइजेशन से तो जेंडर रोल्स आते हैं, कल्चर से भी आते हैं। अलग अलग कल्चर में आप देखते हैं महिलाएं अलग, हमारी भारतीय संस्कृति में अलग कल्चर है, अलग तरह से कपड़े पहने जाएंगे, अलग तरह से बोला जाएगा, कहीं और किसी और कंट्री में कुछ और कल्चर होगा, है ना। मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया में भी जो चीजें चल रही होती हैं हम उनको एक्वायर करते हैं, जेंडर रोल्स वहां पर भी हेल्पफुल हैं। लेकिन ट्यूटरिंग एक चीज है कि लिंग भूमिकाओं के लिए, जेंडर रोल्स के लिए आप ट्यूशन पढ़ने थोड़े ना जाओगे, है ना। तो ट्यूशन से नहीं सिखाया जाता, ये ट्यूटरिंग के द्वारा जेंडर रोल्स को एक्वायर करना नहीं सिखाया जाता है। ये सही तरीका है भी नहीं, अगर कोई देता भी हो दुनिया में कहीं ट्यूशन, तो ये ट्यूटरिंग इज नॉट द राइट वर्ड या राइट वे टू एक्वायर जेंडर रोल्स। लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करने का सही तरीका नहीं है क्या ट्यूशन लेना। भाई ट्यूशन इंसान पढ़ने जाएगा कुछ और, वहां पे ये थोड़ा ना। तो ट्यूटरिंग इज द राइट वर्ड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। पोल लेकर के जवाब दीजिएगा। पोल आपके सामने प्रस्तुत हो गया होगा मेरे ख्याल में अब तक। पहले आप आंसर कीजिए, इतने मैं अपनी कॉफी निपटा लेती हूं। क्वेश्चन है, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से हैं जिनको एक बड़ी पॉपुलेशन अटेम्प्ट करती है, जैसे सी टेट, 20 लाख लोग बैठ रहे हैं, कोई और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, क्या स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं जिनमें वैलिडिटी होती है ना स्टैंडर्डाइज टेस्ट की, या हम ये कहें कि इनकी कुछ मानक होते हैं कि भाई वैलिड होगा, उसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी इनमें पाई जाएगी, रिलायबिलिटी पाई जाएगी, ये गुण होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट के। ठीक, अब ये तीनों क्या है इस पे भी चर्चा करेंगे। क्रिटिक्स यानी आलोचना है। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक हो गया स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक हो गया टीचर मेड टेस्ट। इनमें कुछ मानक होते हैं लेकिन इनके क्रिटिक भी, आलोचना भी है, हर चीज में कमियां हैं। तो इसकी कौन सी आलोचना हो सकती है? डी ऑप्शन कह रहे हैं कितने, 65% लोग। चलिए समझते हैं। देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। जबकि आप देखेंगे, जल्दी करेंगे आयुषी, जबकि आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज है इनकी बड़ी अच्छी होती है। आप कोई भी रैंडम किसी ने भी टेस्ट बना लिया, वो आप किसी वेबसाइट पे जाके अटेम्प्ट करके देखो, आपको लगेगा यार ये बड़ा मुश्किल सा टेस्ट है सीटेट के लिए। जबकि आप सीटेट का असली पेपर देखोगे तो वो आपको इजी लगेगा, या उसकी भाषा थोड़ी और अच्छी लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज प्रॉपर सटीक बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, वो तो डिपेंड करेगा किस लेवल का एग्जाम है। बी ऑप्शन है, द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लार्ज पॉपुलेशन। ये बात मैंने पहले ही शब्द में कही थी कि इसकी विशेषता ही ये है स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत परीक्षण की, कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक साथ बैठ करके 10 लाख 20 लाख लोग पेपर दे सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी। अब हमारे यहाँ तो नौकरी मिल रही है इनके बेसिस पे, तो हम तो कहेंगे कि जिस एबिलिटी के लिए बनाया गया है उसके लिए वैलिड है। तो ऐसा भी नहीं है कि वैलिड नहीं है। डी ऑप्शन ही बचता है और यही सही उत्तर हो सकता है। फिर इसको पढ़ लेते हैं। They represent largely the mainstream culture and are therefore biased. वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। कि जो मेन स्ट्रीम में चल रहा है कि अगर आपने ये एग्जाम क्लियर किया तो आप इंटेलिजेंट हैं, अदरवाइज तो नहीं है। जनरली तो यही माना जाता है ना। तो जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा की संस्कृति जो चल रही है उसी पे फोकस्ड है, बाकी एस्पेक्ट देख नहीं पा रहे।
तो इसलिए इनको बायस्ड कहा जा सकता है ना। ये इनकी एक कमी है, ये इनका क्रिटिक है। भाई जिसने अगर एग्जाम क्लियर नहीं किया फिर तो वो लाइफ में भी फेल हो जाएगा। बट हम देखते हैं बहुत बहुत बड़े टाइकून से लेकर के और बहुत बुद्धिजीवी लोग भी कई बार फॉर्मल एजुकेशन हो सकता है उन्होंने ली भी ना हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है वही एकमात्र तरीका है। तो यहाँ पे 2-3 बातें जो हमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में जाननी है। डी ऑप्शन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है 66% लोगों ने, है ना। ये तो खैर क्लास थी। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट 2-4 बातें जान लीजिए, कोई देर नहीं लगेगी। ठीक, अगर हम बात करें मानकीकृत परीक्षण, देखो 3 गुण माने जाते हैं एक टेस्ट को। स्टैंडर्डाइज्ड आप कहेंगे या मानकीकृत कहेंगे, एक अच्छा टेस्ट कहेंगे, उसमें 3 गुण होते हैं। एक होती है वैलिडिटी, यानी अगर सीटेट टीचर्स के लिए बनाया गया है तो उसमें यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, है ना। तो वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए, टेस्ट का वैध होना जरूरी है, वैधता का गुण पाया जाना चाहिए एक तो, है ना, कि जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो उद्देश्य फुलफिल हो, वैलिड हो टेस्ट। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होता है रिलायबिलिटी। मैं बार बार कहती हूं कि आपका वो दोस्त जो हमेशा जरूरत पड़ने पे काम आ जाए, दैट मीन्स वो विश्वसनीय है, यानी जितनी बार आप इसको टेस्ट करेंगे सेम रिजल्ट मिलेगा। क्या है, विश्वसनीय है, विश्वसनीयता मिलेगी। और क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका विच इज ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठता। ऐसा नहीं किसी एक तरफ झुका हुआ हो, है ना, करेक्ट क्लियर कट आंसर होगा एक, ठीक, वस्तुनिष्ठ है वो, कितनी भी बार आप उसको रीचेक कराइए, कुछ भी कराइए, ऑब्जेक्टिविटी है। और ये एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं स्टैंडर्ड। और भी बहुत सारी चीजें इसके रिगार्डिंग, बट ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, लार्ज ग्रुप्स के लिए बनाए जाते हैं, यानी बड़े समूहों के लिए बनाए जाएंगे। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितने भी मतलब बड़े समूह पे लागू होते हैं स्टैंडर्ड। इसीलिए तो इनको मानकीकृत करें कि एक मानक है, एक पैमाना है, एक रूब्रिक्स सेट हुआ है। रूब्रिक्स क्या होता है, ये भी पेपर में आपको बहुत बार देखने को मिलता है कि एक रूब्रिक्स एक सेट स्टैंडर्ड है जिसके आधार पे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं कुछ भी फुद्दू क्वेश्चन डाल देंगे बीच में। भाई एक सिलेबस दिया हुआ है आपको सीटेट में, आपको आइडिया है किस स्टैंडर्ड के किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से आएंगे, 10 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आएंगे, 5 कहीं और से आएंगे। ये एक सेट पैमाना है, रूब्रिक्स है, एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं। खैर इतनी कहानी अभी के लिए काफी है। डी ऑप्शन सही है क्योंकि मेन स्ट्रीम है, यानी जो मुख्य धारा में चल रहा है उसी पे फोकस है, बाकी एस्पेक्ट्स ये देख नहीं पा रहे। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैं साइड हो जाती हूँ। थियरी ऑफ इंटेलिजेंस पे बात हो रही है, बुद्धि के सिद्धांत पे बात हो रही है। आप पोल में जवाब देंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर नाम के व्यक्ति, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अभी शायद इनकी डेथ हुई है, शायद जीवित हैं, 90s में ही थे अपने। देखिएगा 79% ए कह रहे हैं। चलिए समझते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि ये पहला टेस्ट है तो थोड़ा समझ के चलेंगे। वैसे भी हमें समझ के चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब तो आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। एकाधिक बुद्धिमत्ता या फिर हम कहेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक में इन्होंने बात की थी, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि की ये बात करते हैं और कहते हैं बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बुद्धि एक सिंगल एंटिटी नहीं है। तो ए ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं 86% लोग। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। एक व्यक्ति जो लैंग्वेज में अच्छा नहीं है वो गणित में अच्छा हो सकता है, यानी लिंग्विस्टिक बुद्धि हो सकती है। कोई भाषा में अच्छा होगा, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, कोई लोगों को समझने में अच्छा होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सेवरल काइंड की हो सकती है बुद्धि। पेपर पेंसिल टेस्ट हेल्पफुल नहीं है, इस तरह की कोई भी बात यहाँ पे जम नहीं रही है। वो ये नहीं कह रहे हैं इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, इस तरह की बात भी उन्होंने नहीं की है। इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, ऐसा भी नहीं है कि कोई आप दवाई खिला देंगे और उससे इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी।